नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज बिहार के शासन व्यवस्था को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। राजधानी पटना के बड़े बड़े दफ्तरों से लेकर गांव की एक एक पंचायत तक आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, बिहार की ये जो पूरी पॉलिटिकल मशीनरी है वो असल में चलती कैसे है। चलिए इस बड़े और थोड़े जटिल से लगने वाले सिस्टम को एक एक करके आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम टॉप लेवल से, यानी राज्य स्तर से। ये वो जगह है जहां राज्य के सबसे बड़े और अहम कानून बनते हैं और फैसले लिए जाते हैं। देखिए, बिहार की विधायिका द्विसदनीय है, मतलब इसके 2 सदन हैं। अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सांसद और राज्यसभा के लिए 16 सांसद चुने जाते हैं। वहीं राज्य की अपनी विधानसभा में 243 सदस्य हैं। असल में यही वो आंकड़े हैं जो राज्य की राजनीतिक ताकत को दिखाते हैं। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो होते हैं राज्यपाल, जिनकी नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनकी कुछ मुख्य शक्तियों में मुख्यमंत्री और लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करना शामिल है। एक तरह से देखें तो वे राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, अगर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं तो सरकार का असली मुखिया कौन है? वो है मुख्यमंत्री। संविधान का अनुच्छेद 164A कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियां असल में इन्हीं के हाथ में होती हैं। वैसे यहां एक बड़ा ही दिलचस्प तथ्य है। भारत के राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले श्री रामनाथ कोविंद बिहार के ही राज्यपाल थे। ये बात दिखाती है कि राज्य की राजनीति का राष्ट्रीय स्तर पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। चलिए अब राज्य की राजधानी से निकलकर जमीनी स्तर पर चलते हैं, उस स्तर पर जहां आम नागरिक सीधे तौर पर शासन से जुड़ता है, और वो है हमारा स्थानीय शासन यानी पंचायती राज। पूरे बिहार को कुल 38 जिलों में बांटा गया है। यह सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, बल्कि यह राज्य की वो मुख्य प्रशासनिक इकाइयां हैं जहां से सारी सरकारी योजनाएं जमीन पर लागू होती हैं। और इन जिलों के अंदर जो व्यवस्था काम करती है उसे हम कहते हैं पंचायती राज। ये 3 स्तरों वाली एक प्रणाली है, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर, और इसे स्थानीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। स्थानीय स्तर पर प्रक्रियाएं कितनी व्यवस्थित हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। अगर किसी गांव के मुखिया को इस्तीफा देना हो तो प्रक्रिया एकदम सीधी है। एक खुद साइन किया हुआ आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना होता है और बस 7 दिन बाद इस्तीफा अपने आप लागू हो जाता है, सब कुछ कानून के दायरे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नागरिकों की भागीदारी सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित नहीं है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ये जरूरी बनाता है कि हर 3 महीने में कम से कम एक बार ग्राम सभा की बैठक हो। ये कानून सीधे सीधे जनता को ये अधिकार देता है कि वो विकास के कामों में अपनी बात रखें और उन पर नजर भी रखें। तो हमने पूरी व्यवस्था तो समझ ली, लेकिन अब देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में आम नागरिक के अधिकार क्या हैं और उन्हें मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि समय के साथ नागरिक अधिकार कैसे मजबूत हुए हैं। 1950 के भूमि सुधार अधिनियम से लेकर 2000 में मानवाधिकार आयोग का बनना, और फिर 2011 का सेवा का अधिकार कानून और 2016 का लोक शिकायत निवारण अधिनियम, ये सभी नागरिक को और ताकत देने की दिशा में बड़े मील के पत्थर साबित हुए हैं। इनमें से जो 2011 का सेवा का अधिकार अधिनियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मकसद है सरकारी सेवाओं में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये कानून पक्का करता है कि आम नागरिक को सरकारी सेवाएं एक तय समय के अंदर मिले, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ती हैं। तो अब तक हमने पूरा ढांचा समझ लिया है। चलिए इस समझ को कुछ और जरूरी तथ्यों के साथ पूरा करते हैं, जो बिहार के इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा साफ कर देंगे। बिहार के बारे में एक जरूरी सांस्कृतिक और प्रशासनिक तथ्य ये है कि हिंदी के अलावा उर्दू को भी यहाँ दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। बिहार के राजनीतिक इतिहास में 29 जून 1968 एक अहम तारीख है। क्यों? क्योंकि इसी दिन राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा संकेत था।
तो हमने राज्य से लेकर गांव तक की पूरी शासन व्यवस्था को समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।